भीषण गर्मी से पहाड़ों में जीना मुहाल। देहरादून से मसूरी तक तापमान 40 डिग्री के पार। बारिश नहीं होने से गर्मी दिखा रही अपना प्रचंड रूप। नैनीताल में सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। मॉर्निंग वॉक पर पर्यटकों से मिलकर जाना हालचाल। पंता पार्क में चाय की दुकान पर चाय की दिलचस्पी। उत्तराखंड में बीजेपी शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। 21 जून कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पार्टी ने पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सौंपी जिम्मेदारी। पहली बार पिथौरागढ़ के आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। देहरादून को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान। 869 लोगों के काटे गए चालान। नगर निगम ने शहर में 15 क्विंटल पॉलीथीन जब्त। और लक्सर में मेले में युवक को तमंचा लहराना पड़ा भारी। पब्लिक के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चालान आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक जारी। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और बैठक में प्रदेश की तमाम जो सड़कें हैं, सड़कों की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा रही है। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति करने के आदेश दिए गए हैं और प्रस्तावित सड़कों के कार्य शुरू करने का आदेश भी जारी किया गया है। चारधाम यात्रा को और सुगम कैसे बनाया जाए इसकी भी स्थिति की समीक्षा की गई है। बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने की भी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम क्योंकि वो तमाम सड़कों की समीक्षा और किस तरीके से जो प्रस्तावित हैं उन पर काम शुरू किया जाए। बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति का जो है लेकर जिक्र किया गया। इस बैठक में निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति में काम शुरू किया जाए और प्रस्तावित जो सड़कें हैं उसको लेकर भी आदेश जारी किया गया। तो चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने की स्थिति पर भी समीक्षा की गई क्योंकि इस बार की चारधाम यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम सवाल उठाए गए। और हालांकि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं कम से कम 100 श्रद्धालुओं की मौत का भी आंकड़ा सामने आया। व्यवस्थाओं को वजह माना गया और इसको लेकर भी इस बैठक में जिक्र किया गया कि चारधाम यात्रा को और कैसे सुगम बनाया जा सकता है। बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई और उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए उस पर विचार विमर्श और निर्देशित किया गया है। अंकित काला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम तो मानी जा रही है। क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और कब से अमल में लाया जाएगा? देखिए तो इस समय ये बैठक गतिमान है। लोक निर्माण विभाग की आज एक समीक्षा बैठक विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के अध्यक्षता में ली जा रही है। सरकार की कोशिश ये है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उन सभी पर्यटकों को सरल और सुगम उनकी यात्रा हो सके और इसके साथ ही साथ जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जा रही है सोनी। और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो सड़कें हैं वो उसमें जो गड्ढे हैं उसको जल्द से जल्द सभी जो बहाल सड़कें उनको दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा जो नई सड़कें बननी है इसकी प्रगति क्या है, इसमें कहाँ तक कार्य हुआ है, इन सभी की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारी से मंगाई है। और इसके साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा मार्ग है उसमें और किस तरीके से सुधार किया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के अभी ये बैठक चल रही है। बैठक समापन के बाद मंत्री सतपाल महाराज की ओर से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर के सामने आए। लेकिन बिल्कुल अंकित, ये बैठक लगभग कितनी देर और चलने वाली है और क्या कुछ अहम बिंदु इसमें शामिल किए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए सोनी, ये बैठक अभी कम से कम 2 से 2.5 घंटे और चलेगी क्योंकि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर की सड़कों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए एक मैराथन जो कार्य
सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है। इस बैठक के बाद संभवतः मुख्यमंत्री भी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और सरकार की कोशिश ये है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनका जो उत्तराखंड से जो अनुभव लेकर के जाए वो अनुभव बेहतर हो और किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इन्हीं सब विषयों को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो बैठक समापन के बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो अंकित, पाएगी। साथ ही इस बैठक से एक उम्मीद और निकलकर सामने आ रही है कि अब जो सड़कों को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है देखा जाए, और ऑल वेदर रोड को लेकर भी सवाल उठाए गए, तो अब सड़कों की स्थितियों में क्या सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सोनिया, आपने तरीका देखे प्रदेश की सड़कों को लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार का जो ध्यान है वो जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के नहीं है। यही वजह है कि लगातार दिक्कतें आम जनमानस को हो रही है और इन सब चीजों को लेकर के भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के कार्य कर रही है और इसी बीच ये जो लोक निर्माण विभाग की बैठक है ये भी आज बुलाई गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये बैठक जो है 2 से ढाई घंटे और चलने वाली है। निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर आदेश जारी किए गए, यानी कि इस बैठक में आदेशित किया गया है। निर्माणाधीन सड़कों का भी जिक्र इस बैठक में किया गया और इस बैठक में और किन किन अहम बिंदुओं पर चर्चा, क्योंकि अभी ये बैठक जारी है और बैठक के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि चारधाम यात्रा और इन निर्माणाधीन सड़कों समेत और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते आगे बात करते हैं देहरादून से। अहम खबर किया उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव हेतु अब बीजेपी प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और 4 प्रचारक जो हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। 33 चुनाव प्रचारक मंगलौर सीट के लिए प्रचार करेंगे और यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने लिस्ट को मंजूरी दी है। प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी भी शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी शामिल किया गया है प्रचारक की लिस्ट में। चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी नाम शुमार किया गया है। तो ये वो नाम है जो उपचुनाव के लिए अब प्रचार करेंगे और प्रचारक ये अहम जिम्मेदारी को निभाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से हम खबर, नेहरू ग्राम गोलीकांड के बाद गुस्साए स्थानीय लोग और इस बात से नाराज 6 नवंबर पुलिया चौक पर जाम लगाया गया। वाहनों की आवाजाही रोकी गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। 16 जून देर रात ये गोलीकांड हुआ था और रवि बुटोला नाम के व्यक्ति की इस गोलीकांड में मौत हुई थी। तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाए जाने को लेकर ये ग्रामीण फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। 16 जून का ये घटनाक्रम और इस हत्याकांड को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देहरादून से अहम खबर,
16 जून का ये पूरा घटनाक्रम गोलीकांड में जान गई और इसी को लेकर ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है। गोरा पड़ाव में कार के गोदाम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, गोदाम में खड़ी 3 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। मौके पर जांच शुरू है। अग्निशमन आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दीपक अधिकारी हल्द्वानी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है, अपडेट है इस मामले में? ये बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते लगातार अग्निशमन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। आज सुबह उसमें जब आगम बच गया, जब केयर शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों में आग लगी, अचानक आग लगी। जिसके बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। इसके बाद बड़ा मुश्किल जो आग में काबू पाया गया है और जो किन कारणों से आग लगी है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आग किस वजह से लगी ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये गाड़ियां हैं आग की जद में आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो कार गोदाम में भीषण आग लगी और इसी के चलते जो कार वहां पर खड़ी हुई थी वो आग की जद में आ गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे, 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए खेल मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की, फुटबॉल खेला और सीएम नैनीताल में चल रहा ऑल इंडिया हॉकी कप में खेलने गए खिलाड़ियों से वार्तालाप की और कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा की। खिलाड़ियों से अपने अनुभव भी साझा किए। सीएम धामी ने खेल मैदान के किनारे लगे चाय के स्टॉल पर चाय बनाई और चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों का भी हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि पूरा विश्व योग कर रहा है। योग के दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान रहा। आज देश ही नहीं पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाने जा रहा है, जो हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। नैनीताल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और सर मुख्यमंत्री धामी सर बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को उनसे मिलके इतना अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि फ़ोटो सेल्फी लेना चाह रहे थे सिर्फ, और सर ने खुद बुला के अपने पास हम लोगों से मिले और सेल्फी फ़ोटो खिंचवाए। बहुत अच्छा, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे और हैं। हाल चाल भी पूछे, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, इतना बढ़िया लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी जहाँ भी हो उत्तराखंड और नैनीताल जरूर एक बार घूमे जीवन में, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा उसके लिए। योग देखिए संपूर्ण दुनिया का योग हो गया है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेज़ी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, आदि कैलाश पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि वहाँ भी मैं भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और भी अनेक स्थानों पर हमारे योग के कार्यक्रम होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की और खेल के मैदान में पहुंचे, खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, समस्याएं सुनी, हालचाल जाना, अधिकारियों को निर्देशित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने वीपी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं से निरंतर सुधार के निर्देश दिए। बढ़ते आगे, किसानों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भले ही किसानों के सपनों को पूरा ना कर सकती हो, लेकिन एक सम्मान देने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी बीच किसान सम्मान निधि में इस नए नियम लागू करने के बाद सम्मान को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों की किसान सम्मान योजना से बाहर होना पड़ा है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो रहा। और आपको बता दें कि किसानों की जो आय है वो बढ़ाने हेतु तो कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं और धनराशि 4-4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये के हिसाब से 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है, अकाउंट में भेज दिया जाता है। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था, लेकिन अब देश के सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं और योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान मानधन योजना को भी शुरू किया गया है। हमारी आती थी 2 साल पहले और पिताजी की डेथ होने के बाद हमने पटवारी जी से बात करी। पटवारी जी ने बोला कि आपके खतों में पहले आपके नाम पे आएगी, हमारी जमीन पे हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे आई। उसके बाद उन्होंने वो खाता ट्रांसफ़र नहीं किया, उन्होंने कहा नई पेंशन लगेगी आपकी। हमने बीच में 2-1 महीने हमने दौड़ा भागी की, प्रधान जी से साइन वाइन करवाए, सभी जगह साइन वाइन करवाए। तो हम लोग कागज़ जमा करने गए तो पटवारी जी ने बोला कि अब इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद ही हम कर पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत तो बहुत हो रही है इस वजह से हमें। कितना संतुष्ट है इस निधि से? बहुत दिन हो गए, वो भी करके ले गए थे, केवाईसी भी करके ले गए थे, तो अभी तक आई नहीं। सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1 साल हो गए, आई नहीं अभी तक। परेशानी आ रही है, वो क्या बताते, तो आई नहीं फिलहाल। सरकार से मांग करना है ये कि जो पहले आती थी वो आए। किसानों का अपमान की निधि थी। कहाँ सरकार ने कहा कि हम 14 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देंगे और ये 17वीं किस्त आते आते अभी भी 9 करोड़ लोगों का सरकार दावा कर रही है किसान सम्मान निधि देने का। लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आई है कि जिस तरह से सरकार ने ये किसानों को जो सम्मान निधि दी उसको भी वापस ले लिया कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जबकि वो छोटे किसान हैं, 3 और 3.25 एकड़ और 4 एकड़ के किसान के जोता है। और जिस तरह से केवाईसी के उसके बीच में उलझा दिया है किसान को, जो आम किसान है जिसको अंगूठा लगाने वाला, उसे केवाईसी कैसे अपडेट करेगा, कैसे उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है सरकार सम्मान निधि ना देने का एक जो है रास्ता ढूंढा है सरकार ने कि लोग जो है औपचारिकताएं पूरी ना कर सकें और एक खाली सरकार की घोषणा बनकर रह जाए। खबर लक्सर से है, जहां लेखपाल अंजू कंबोज की पिटाई के मामले में ने तूल पकड़ लिया है और जनपद भर के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन शुरू कर दिया है। लेखपाल संघ के बैनर तले लक्सर तहसील मुख्यालय पर लेखपालों का धरना लगातार जारी है
और लक्सर तहसील के लेखपाल अंजू कंबोज की कई दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई अवैध खनन की शिकायत की जांच करने लक्सर के प्रतापपुर गांव में गए थे और ग्राम प्रधान रोनिका उसके भाई और सहयोगियों से अवैध खनन को लेकर लेखपाल की तू में हो गई और आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा गया, जख्मी कर दिया गया था और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रधान और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2 दिन तक गिरफ्तारी न होने पर जनपद के सभी तहसीलों के लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन में समर्थन दिया है और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है किसी भी चीज़ का हल जो है मारपीट नहीं होता है। आराम से बात करनी चाहिए थी। हमारे लेखपाल जो है जांच के लिए गए थे, उन्हें जांच पूरी कर देनी चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ कहना था तो आके अपना जो अफसरों के साथ बात करते, लेकिन जिस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है बहुत निंदनीय है। और इसमें रजिस्ट्रार कानून वो संघ जनपद हरिद्वार का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जो है लेखपाल संघ को समर्थन प्रदान करता हूं। जब तक इस कार्य में दोषी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रजिस्ट्रार कानून को संघ भी इसी प्रकार हमें धरने पर बैठा रहेगा। कोई काम किसी भी तहसील में नहीं होने दिया जाएगा। केदारनाथ पैदल मार्ग के मीठा पानी के समीप एक दुकान अचानक भरभरा कर टूट गई और इस दौरान दुकान में बैठे करीब 7 यात्री मलबे में दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू कर निकाला गया। डीडीआरएफ की टीम ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला। सीधे चंडीगढ़ का रुख करते हैं। नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। रहती है, अच्छे डॉक्टर भी हों, क्योंकि कई बार होता है हम देखते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर को एक भगवान के रूप में कोई मरीज होता है तो भगवान के रूप में देखता है उसको। और कई बार डॉक्टर अगर उसको नवज को पकड़ के कह दे भाई कुछ नहीं है तो ठीक है और राजी होगा घूम नहीं जाएगा। अगर ठीक ठाक आदमी ने कह दे तेरे को तो यह दिक्कत है, उसका काम खराब हो जाएगा। तो बड़ा विश्वास एक लोग डॉक्टर के ऊपर करते हैं और हमारी भी, क्योंकि बड़ा दबाव भी रहता है। मैं भी देखता हूं आप लोगों के ऊपर भी इतना दबाव रहता है। अभी लगातार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस मजबूती की तरफ ले जाने का काम सरकार मजबूती से कर रही है, परंतु फिर भी आप सब लोग दिनचर्या में लगातार लगे रहते हैं और उस बीच से भी सर्च करते हुए आप लोग अपने कार्य को, अपनी निपुणता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आज बहुत टाइट शेड्यूल था। अभी भी 2-3 और कार्यक्रम ही यहीं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वो बैठकें थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और कमल गुप्ता जी ने हिसार में जाना है, मैंने करनाल में जाना है। तो मैंने फिर भी विचार किया, एक बैठक अभी खत्म हुई थी, हमारे सारे चेयरमैन आए हुए थे हरियाणा के, उनसे बात कर रहा था, जल्दी में ही उनसे बात किया। अभी मैं डॉक्टर्स आए हुए हैं और आज उनका सम्मान समारोह है और उस सम्मान समारोह में, क्योंकि मेरे से मखा टाइम लिया था कि आप अपना टाइम बताओ हम तब रखेंगे और मैं ही मखा जा नहीं रहा, तो मैंने जाना है मखा जरूर। मैं सभी डॉक्टर्स को आज इस टीम के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर आप लोगों ने जो एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसका लाभ देश को भी मिलेगा, प्रदेश को भी मिलेगा, जिसका लाभ पेशेंट्स को भी मिलेगा,
आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय के अंदर जो हमारा पीजीआई रोहतक है, वहां पर इसको लेकर के एक अलग रिसर्च सेंटर, वो रिसर्च सेंटर बनेगा, स्टेट ट्रांसप्लांट सेंटर का निर्माण वहां पर होगा। सरकार की तरफ से जो भी हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, हमारे इस टीम के लोग हैं, जो भी उनको वहां आवश्यकता किसी चीज की पड़ेगी तो सरकार उनके साथ है। आने वाले समय के अंदर लोगों को सस्ते के ऊपर इलाज उपलब्ध हो, उसको लेकर के हम मजबूती से आगे काम करेंगे। आप सबको मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। आप तो हरियाणा के सीएम नायब सैनिक को आप सुन पा रहे थे जो किडनी ट्रांसप्लांट कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।